कोई सीखने की बारी जब आती है, चाहे वो जूम पे आए, चाहे मीटिंग में आए, चाहे आजादी मार्च हो, चाहे कोई ट्रेनिंग हो, चाहे अपलाइन की ट्रेनिंग हो, चाहे डाउनलाइन की ट्रेनिंग हो, चाहे क्रॉस लेग की ट्रेनिंग हो, चाहे मैनेजमेंट का कोई पहचान इवेंट हो, टूट पड़ो। अरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ उसमें, क्योंकि यही समय है, यही समय है कि ये समय हमको मजबूत बनाएगा। और मजबूत समय, मजबूत ये हमको मजबूत बनाएगा, और मजबूत इंसान समय को आसान बनाएगा। इस समय अगर हम मेहनत कर लेंगे, इस समय हम मजबूती से खड़े रहेंगे, तो आने वाला समय बहुत आसान हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां ऐश करेंगी, आने वाली जनरेशन ऐश करेगी। जिस चीज पे हाथ रख देगी वो चीज उसकी होगी। लाइक इट सो पैक इट। जिस चीज को हम पसंद करेंगे उसको हम पैक करवाने की क्षमता रखेंगे। ये कब होगा? तब आज हम मजबूती से खड़े रहेंगे, आज हम मेहनत कर लेंगे। अक्सर होता क्या है, लोगों को पैसा तो चाहिए, लोगों को अमीर तो बनना है, लेकिन मेहनत पड़ोसी कर ले यार। डेमो प्लान मोदी कर में गाड़ी तो चाहिए, लेकिन डेमो प्लान आके पड़ोसी कर ले, अप्लाई कर ले। मोदी केयर में घर तो बढ़िया चाहिए, सुंदर। वीरेंद्र परमार जी ने 1.25 करोड़ का अभी बिला लिया है, तो उनको लगता है कि यार जब वो ले सकते हम भी लेंगे, लेकिन वीरेंद्र परमार की तरह मेहनत तो करो। वीरेंद्र परमार ने मर्सिडीज बुक करा दी, हल्ला हो रहा है सब जगह, अरे सर मर्सिडीज बुक करा दी, मर्सिडीज आने वाली है। तो वीरेंद्र परमार की तरह मेहनत तो करो, घर से तो निकलो, घर से तो निकलो, डेमो प्लान में करो तो सही। लोग तो तैयार बैठे हैं। बैक टू बेसिक्स, वापस जाओ, शुरुआत करो। और बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग तो कंफर्ट जोन में गए ही नहीं, वो बराबर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो बराबर मेहनत कर रहे हैं, जब से आए तब से ही मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की सक्सेस को कौन रोकेगा? सो अरे कहां चले गए सब? सोने चले गए क्या? तो बैठे ही। हेलो, यही है सर, सब यही यही है? बिल्कुल सर। तो मुझे लगा सब सन्नाटा छा गए, बनी कहां गए सब? ओके, सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा कि समय को आसान बनाना भी हमारे हाथ में है, और विपरीत और कठिन परिस्थितियां पैदा करना भी हमारे हाथ में। अगर आज समय आसान नहीं है, तो समय को आसान बनाना भी हमारे ही हाथ में है। हम ही बना सकते हैं इसको। और अगर समय को आसान नहीं बनाएंगे, तो कठिन और विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी। उस समय बड़ा दुख होगा, और उस समय बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं दोस्तों। सो यही कारण था शेख रशीद का कि मेरे फादर के सामने और मेरे सामने एक कठिन और विपरीत समय था। कठिन और विपरीत समय था, इसलिए हम मजबूत बने। और जब हम मजबूत बने, तो हमने समय को आसान बनाया। मतलब हमने पैसा कमा दिया। और हमारा बेटा रोल्स रॉयस में इसलिए चलता है क्योंकि समय आसान है। वो जो मांगता है हम खरीद के दे देते हैं। वो इस लायक है कि हम इस लायक हैं कि उसको हम दे सकते हैं, और हम खुद भी यूज करते हैं। लेकिन ये जो आसान समय है ना, अगर इस आसान समय में अगर हम नहीं समझे और इसमें बराबर एफर्ट्स नहीं लगाए हमने, तो फिर जब तक इसका बच्चा आएगा, मेरे बेटे का जब बेटा आएगा, ये बच्चे आएंगे, तब ये परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। इसलिए उन्होंने बोला कि मेरा पोता वापस ऊंट चला सकता है, ऊंट गाड़ी चला सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत अलग है। ये बिजनेस समझने का है, समझने का बिजनेस। ये बिजनेस समझने का है, मतलब समझ के काम करने का है। और इस बिजनेस को जब समझ के हम फील्ड में उतरते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं, तो आधा सा काम तो वैसे हो जाता है। आधा सा काम तो वैसे ही हो जाता है। बहुत से लोगों के फोन आते हैं, सर 3 साल हो गए सर, पैसा नहीं आ रहा। सर 4 साल हो गए सर, पैसा नहीं आ रहा है, गाड़ी भी नहीं आई।
तो मैं कहता हूँ हमारी टीम में तो 112 गाड़ी आ गई सर, वो आने वालों की आ गई, हमारी तो नहीं आई। तो मैंने की आपने मेहनत करी कि हाँ सर, लगातार मेहनत कर रहे हैं हम। अच्छा जी, मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितने डेमो प्लान होते हैं आपके? बोले खूब हो जाते हैं। मैंने कितने होते हैं? तो बोले नहीं नहीं, खूब होते हैं, खूब होते हैं। मीटिंग में आते जाते हो? हाँ, मीटिंग हमने खूब अटेंड करी है। अरे हर मीटिंग में हम आते हैं। कितने लोगों को लाते हैं? खूब लोग लेते आते हैं, खूब लोग लेके आते हैं। बहुत बढ़िया। अक्सर इनका काम कैसा है मैं बताता हूँ आपको, एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। आप सुनना चाहते हैं कहानी? कुछ हिलाओ, सिर मेरे हिला दो कुछ। मुझे लगता है कि मोबाइल मेरा हैंग हो गया, सब लोग फोटो की तरह बैठे हुए हैं। तो कहानी ये है कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर ही होता है ना। जंगल का राजा कौन होता है भाई? मैं तो नहीं हूं, पहले बता रहा हूं, मैं तो नहीं हूं। जंगल का राजा शेर होता है कि कौन होता है? हाथी होता है, हाथी होता है शायद। अरे बताओ, कुछ लिखो स्क्रीन पे। तुम्हारी जी के बहुत वीक है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ने लिखा है शेर, सब हो गए ढेर है? अच्छा, तो जंगल का राजा शेर होता है। तो फिर कुछ देश में भी ऐसा ही चल रहा है भाई। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना है ना। आपकी देश में परिस्थितियां चल रही है कुछ ऐसी चल रही है जैसी इस कहानी में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। हालांकि मेरा फोकस है बिजनेस पे, और बिजनेस की परिस्थितियां मैं कहानी के माध्यम से समझाऊं कि अरे यार, ये तो बार बार चुनाव जीत रहा है, मतलब सब जानवर बोलने लगे जंगल के। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि बार बार चुनाव जीत जाता है यार, कुछ करो यार, मिलके कुछ करो, इकट्ठे हो जाओ सब, है ना। तो सब जानवर इकट्ठे हुए, जिसमें हाथी थे, घोड़े थे, गधे थे, गीदड़ थे, बकरियां थी, भैंसे, गाय, सब जानवर इकट्ठे हो गए। बोले यार, ये कुंडली में लिखा के थोड़ी लाया कि हर बार ये शेर ही जंगल का राजा बनेगा, क्योंकि वो चुनाव हो रहा था कि जंगल का राजा कौन बनेगा। तो वो तो बापू बनता है हमेशा, समझते हो आप? वो तो बापू ही बनेगा, वापस भी बनेगा। तो वो अब क्या है कि सारे जानवर उसमें इकट्ठे हो गए और बोले कि शेर ही बार बार क्यों जंगल का राजा बनेगा। तो वो बंदर बोला, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी तो बन सकता हूँ। हाथी बोला, मैं सब में बलवान हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बनूंगा। भालू बोला, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी ताकतवर हूँ, मुझे भी तो जंगल का राजा बनाओ। जैना स्वामी, मतलब वो गधा स्वामी भी बोला, मैं भी बनूंगा जंगल का राजा, मेरे में क्या कमी है बताओ। तो सब बोले कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। एक पूरा समूह बन गया उनके, और इकट्ठे हो गए सब। ये बार बार कुंडली में लिखा के थोड़ी लाया कि ये प्रधानमंत्री, मतलब राजा राजा बनेगा, है ना। तो फिर वो हुआ, चुनाव हुआ। शेर ने बोला, ठीक है, तो तुम अगर मेरे को नहीं चाह रहे तो ठीक है, तुम लोग चुन लो आपस में, किसी को बना दो जंगल का राजा। तो शेर सारा शांत हो गया, तब पूरा समूह इकट्ठा हो गया, तो शेर फिर शांत हो गया, बैठ गया चुपचाप। बोले, तुम निर्णय ले लो कौन बनेगा तुम में से। तो पहले तो वो भी सब अपनी अपनी कर रहे थे, अलग अलग आवाज आ रही थी। बंगाल वाली बोल रही थी मैं बनूंगी, मतलब वो बिल्ली बोल रही थी मैं बनूंगी, इधर खुजली वाल बोल रहा था मैं बनूंगा। ऐसे सब बोल रहे थे अपने अपने कि राजा बनूंगा मैं। बंदर बोल रहा था मैं बनूंगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि पूरे सब जानवरों ने मिलके बंदर को
राजा बना दिया, जंगल का राजा बना दिया बंदर को। अब बंदर को राजा बना दिया तो सबने जयकारे लगा दिए, जय हो बंदर महाराज की, राजा बना दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसे मान लो। अब दूसरे दिन आज तो शपथ ली थी राजा बनने की, और दूसरे दिन वो शेर ने बकरी उठा ली, बकरी का बच्चा उठा लिया। अब बकरी और बकरा दोनों मिलके गए बंदर के पास, बोले महाराज आप जंगल के राजा हो, वो शेर ले गया मेरी तो बच्ची को उठा के, मेरे बच्चे को ले गया उठा के। बोले अच्छा हाँ, बोले हाँ ले गया, तो चलो मेरे साथ चलते हैं अभी शेर के पास। तो बंदर राजा और वो दोनों बकरी और बकरा दोनों गए छुड़ाने के लिए बच्चे को। तो बंदर ने जाके रिक्वेस्ट कर दी कि महाराज गरीब है, दे दो इसके बच्चे को, छोड़ दो। वो पंजा रख के ऊपर बैठा था उसकी पीठ पे। बोले मैं क्यों दे दूं, तेरे में दम है तो ले जा यहाँ से। नहीं नहीं महाराज आप तो दे दो। तो बंदर ने क्या किया कि इधर इधर फुदका, उधर फुदका, इधर उचका, इधर जंप मारी, उधर जंप मारी, इस पेड़ पे और उस पेड़ पे। अब वो बकरी और बकरा दोनों देख रहे, बोले राजा क्या कर रहे हो, उसको बोलो कुछ। बोले रुको रुको मैं बोलता हूँ। फिर पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, कभी शेर के पीछे, कभी शेर के आगे, कभी बगल में शेर के, और उधक फांदक कर रहा। फिर बकरा ने फिर बोला कि महाराज उसको बोलो मेरे बच्चे को छोड़े। बोले चुप रहो, मैं जो काम कर रहा हूँ उसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वापस फिर वही इस पेड़ पे, उस पेड़ पे, नीचे ऊपर, ऐसे ही वो जंप मारता रहा। फिर बकरे को गुस्सा आया, बोले महाराज क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को वो खा जाएगा, मार देगा, मुझे बताओ। बोले देख सुन मेरी बात, मैं तेरे साथ जब से आया हूँ ना, मेरे प्रयासों में कोई कमी है क्या, मेरे प्रयासों में कोई कमी है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ जब से आया हूँ, जब से तू देख मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अब वो नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, मेरे प्रयासों में कोई कमी है क्या। तो बंदर बोला कि मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। समझ गए ना। तो जो लोग कहते हैं कि हमें 3 साल 4 साल हो गए, 2.5 साल हो गए और हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, गाड़ी नहीं आ रहा, तो ठीक है बंदर की तरह प्रयास कर रहे हैं। ये मन करेगा तो डेमो दे लेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मन करेगा तो ये मीटिंग में आ जाएंगे, नहीं तो ये बहुत बिजी है। मन करेगा तो ये लोगों से मिल लेंगे, नहीं तो इनके पास टाइम नहीं है। मन करेगा तो सिस्टम को फॉलो कर लेंगे, नहीं तो ये खुद ही अपने आप में सिस्टम है। और फिर कहते हैं कि हमें साल भर हो गई, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो प्लीज वो बंदर की कहानी को दोहराओ मत, जमीन पे काम करो। और जब काम होता है, काम करते हैं तो काम होता है ना। तो काम दिखता है, जो काम करता है इंसान तो काम दिखता है। तो ये मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि प्रयास और मेहनत तो बंदर भी कर रहा था, लेकिन वो बच्चे को बचा नहीं पाए। ऐसे ही हम अपने सपनों को कब बचा पाएंगे, तब हम सही दिशा में सही प्रयास करें। हम एक एक मिनट का हिसाब हमारे पास होगा, एक एक घंटे का, एक एक दिन का हिसाब हमारे पास होगा, तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे, तभी हमारे सपने पूरे होंगे। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों प्लीज, ऐसे हमारे बीच में अगर ऐसे कोई राजा हैं जो जो समझते हैं कि बहुत टाइम हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, तो इस कहानी को एक बार पढ़ें और जो मैंने सुनाई है इसको वापस सुने, इसका चिंतन और मंथन करें, मनन करें, और फिर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाली बात यह है कि जब हम मोदीकर में आए थे तो सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि हमको उस समय क्या बोला गया था। और हमको बोला गया था कि डेमो प्लान मीटिंग करनी पड़ेगी, नए लोगों पे काम करना पड़ेगा, गेस्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि 100 लोगों में से 75 लोगों के पास में गेस्ट लिस्ट नहीं होगी, 75% लोगों के पास में गेस्ट लिस्ट नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। और फिर मैं कहता हूं कि 70 से 75% लोगों के पास में डेमो किट नहीं होगा। वो आज भी अपने अपलाइन की डेमो किट से डेमो देते होंगे।
आज भी अपनी अप्लाई से डेमो दिलवाते हूँ। तो 75% ही वही लोग हैं जो पैसा नहीं कमा रहे, बाकी 25% लोग तो पैसा कमा रहे हैं। और ये 25% लोग कौन है? ये 25% वही लोग हैं जो हर जूम मीटिंग में आते हैं और अपना वीडियो ऑन रखते हैं। ये 25% वही लोग हैं जो हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में, इवेंट में आते हैं। उनको टिकट कोई बड़ी नहीं लगता है, 5,000 का टिकट हो, चाहे 100 रुपए का टिकट हो, चाहे 50 रुपए का टिकट हो, चाहे 250 रुपए का टिकट हो, चाहे 2,000 रुपए का टिकट हो, चाहे वो दिल्ली मीटिंग हो, चाहे वो चंडीगढ़ मीटिंग हो, चाहे बॉम्बे मीटिंग हो, चाहे वो जयपुर में मीटिंग हो, ये आते हैं, छोड़ते नहीं है। ये वही लोग हैं 25% लोग। और ये 25% वो लोग वही हैं जो घर में सुबह 9-10 बजे निकलते हैं और रात के 9-10 बजे घर में आते हैं। ये 25% लोग वही हैं। बाकी 75% तो ऐसे ऐसे खर्राटे लेते हैं कि पड़ोसी भी उठ जाते हैं उनके खर्राट। पड़ोसी कभी अलार्म नहीं भरते, पड़ोसी उनके खर्राटों से उठते हैं। ऐसे ऐसे अजीब अजीब खर्राटे लेते हैं। कौन है ये 75% वाले लोग? और ये इनको ही कमियां नजर आती हैं अपलाइन में, सिस्टम में, प्रोडक्ट में, प्लान में, इन्हीं को कमियां नजर आती हैं। 25% वाले लोगों को कभी कोई कुछ कम। आप पूछिए अमित जी हमारे एएसएम है, राजस्थान की एएसएम, उनसे पूछिए, एरिया सेल्स मैनेजर से पूछिए, रीजनल हेड हमारे दुष्यंत आशीष से पूछिए, नेशनल हेड हमारे प्रशांत प्रेम जी से पूछिए, सीओओ हमारे राहुल शंकर सर से पूछिए कि कभी वीरेंद्र परमार ने कभी बीबीटीवी के लिए प्रोडक्ट की प्राइस को लेके या प्रोडक्ट को लेके या प्लान को लेके आपको आज तक कुछ बोला है? कभी पूछो, क्योंकि मैं तो 25% में शामिल हूँ, शुरू से शामिल हूँ। मैं तो जब 165 रुपए का चेक था तब भी से शामिल हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि मेहनत करेंगे, लोगों की आईडी बनाएंगे, उनको शॉपिंग कराएंगे, वॉल्यूम आएगा, पैसा बनेगा, मुझे इतना पता है बस। और मैं इसी बेस पे काम करता हूँ। शॉपिंग कराऊंगा, वॉल्यूम बनेगा, पैसा आएगा। सिस्टम है जो 2 गुना 2 4 होते हैं, ये कभी बदलेगा नहीं। 2 गुना 2 4 ही होगा। ये 2 गुना 2 4 जयपुर में भी होता है, 2 गुना 2 4 ये दिल्ली में भी होता है। ये हमेशा 2 गुना 2 4 ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साइंस बिल्कुल फिक्स है। साइंस बिल्कुल फिक्स है कि 2 गुना 2 4 होगा, मतलब वॉल्यूम डालेंगे पैसा बनेगा, मतलब फिक्स है। वॉल्यूम आएगा, पैसा आएगा, वॉल्यूम आएगा, पैसा आएगा। तो फिर मैं इसमें अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं भाई? मैं क्या अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं? कंपनी अपनी एनर्जी कर रही है ना, कंपनी ने एक्सपर्ट्स बिठा रखे हैं इस चीज में, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? तो मैंने आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं करी। और ये 25% लोग मोदी घर में जो पैसा कमाते हैं, यही वो लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम बोले तो इनकी ज्वाइन करने के बाद 3 दिन बाद तो इनकी डेमो किट बन जाती है। ज्वाइन करने के बाद से ही ये दूसरे तीसरे दिन से मैदान में उतर जाते हैं। ये लोगों से मिलना चालू करते हैं, उनकी आईडी बनाना चालू करते हैं, उनको शॉपिंग करवाते हैं। जब ये डायरेक्टर बन जाते हैं तो अपने इवेंट करने लग जाते हैं। ऐसे हमारी टीम में हजारों डायरेक्टर हैं जो इवेंट की तो छोड़ो, टीम 25 नहीं करते। अरे इवेंट की तो छोड़ो, लेकिन वीरेंद्र परमार ने 16% से अपने इवेंट करना स्टार्ट कर दिया था। 16%, मतलब 22% पे डायरेक्टर बनते थे। 16 के बाद में 18 आता था, 18 के बाद में 22 आता था, लेकिन 16% डायरेक्टर बनने से पहले अपने इवेंट करना स्टार्ट किया था। कौन करता है भाई इवेंट? कौन करता है? और पैसा सबको चाहिए, गाड़ियां सबको चाहिए, लेकिन इवेंट क्या पड़ोसी करेगा? इवेंट करने वाले पाकिस्तान से आएंगे क्या? अरे इवेंट मत करो, टीम 25 तो करो अपनी टीम में। इवेंट का मतलब इवेंट नहीं तो होम मीटिंग तो करो। अरे 10 लोग हैं आपकी टीम में, उन 10 लोगों की मीटिंग तो करो। 20 लोग हैं तो 20 लोगों की मीटिंग तो करो। 100 लोग हैं तो 100 लोगों की मीटिंग तो करो। लेकिन कौन करे? कौन करे? तो फिर ले लो, फिर तो यही आएगा। क्या आएगा? समझ गए ना इशारा? यही तो आएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास खूब पैसा आ रहा है हमारे मोदी केयर में, और आप में से बहुत से लोग हैं जिनके पास खूब पैसा आ रहा है। पैसा उन्हीं के पास नहीं आ रहा जो मैं कह रहा हूं, ये 75% वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा।
इनको सोने से फुर्सत नहीं है, इनको बहाने बनाने से फुर्सत नहीं है, इनको, तो फिर पैसा कैसे आएगा दोस्त, है ना? तो 25% में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए फॉरवर्ड 1 को उठा के देखिए, मैंने उनको एक नाम दिया है ग्राउंड फोर्स, और ग्राउंड फोर्स का जो टैग है वो किन किन लोगों को मिल रहा है आप देखिए, किसको मिल रहा है? वो जूम पे मीटिंग करने वालों को नहीं मिल रहा है, वो ऑनलाइन बैठ के ज्ञान देने वालों को नहीं मिल रहा है। जूम पे मीटिंग भी करना जरूरी है, ऑनलाइन भी मीटिंग करना जरूरी है, लेकिन उस लेवल का जो नाम है वो है ग्राउंड फोर्स, मतलब ग्राउंड पे। अरे जूम पे मीटिंग करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे मीटिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन भी मीटिंग करनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन ग्राउंड फोर्स का जो लेवल है वो उसी को मिलेगा जो ग्राउंड पे है। तो आप देखो कि ग्राउंड फोर्स का लेवल किस किस को मिल रहा है, और ग्राउंड फोर्स का लेवल ऐसे नहीं मिल रहा है। जब हमारा पर्सनल कोई इवेंट होगा तो इनको स्टेज पे भी बुला के हम इनका सम्मान करेंगे। हम, ये ग्राउंड फोर्स है हमारी, ये सेना है हमारी, जमीनी सेना है हमारी, जो जमीन पे काम करती है। दोस्तों सपने, अब देखो ना, ये 1 घंटा हो गया, बहुत कुछ बात करने के लिए आया, ये टाइम भी बहुत जल्दी निकलता है, 1 घंटा हो गया, हमें पता ही नहीं लगा, 10 बज गए हैं। आज बहुत कुछ बात करने के लिए आपसे मैं आया था, तो कभी कभी तो मौका मिलता है। तो दोस्तों मेरी बात को एक बड़े भाई की तरह लिया करो, एक, अगर आप मेरे से छोटे हैं तो बड़े भाई की तरह, बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, बड़े भाई की तरह, माता पिता की तरह। आप मेरे से बड़े हैं तो छोटे भाई की तरह लिया करो, अब बहुत ज्यादा बड़े हैं तो अपने बच्चे की तरह लिया करो, गुरु मानते हैं तो गुरु की तरह लिया करो, अपलाइन मानते हैं तो अपलाइन की तरह लिया करो, तभी ये बातें आप पे असर करेगी, नहीं तो फिर ये बातें कैसे असर करेंगी? ये बातें असर नहीं करेंगी। और बहुत से लोगों का तो बाद में फोन आता है, आज परमार सर ने डांट दिया, ओए भगवान है। अगर मेरे डांटने से ऐसे कितने लीडर हैं, रूपेश सैनी जी हैं, श्याम प्रताप सिंह चौहान, कितने लोगों के नाम लूं मैं, ये डांट के यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर इन पे डांट नहीं पड़ती तो ये भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते, है ना? तो डांट भी भाग्यवानों को मिलती है, माता पिता की डांट बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करती है, और माता पिता की डांट मतलब प्रसाद की तरह होता है, प्रसाद, भगवान का प्रसाद होता है। और जिन बच्चों पे डांट नहीं पड़ती है वो फिर बड़े होके बिगड़ जाते हैं, और माता पिता की वही सेवा बच्चा करता है जिसपे डांट पड़ती है, जिसपे जूत पड़ते हैं। एक सर्वे के दौरान पता लगा है, आपको पता है, माता पिता जिस बच्चे पे ज्यादा लाड़ प्यार करते थे, जिससे कभी एक लकड़ी तक नहीं उठवाई, सीख तक नहीं सरकवाई, उस बच्चे ने अपने माता पिता को छोड़ के अपनी वाइफ के साथ में अलग शिफ्ट हो गया। और जो माता पिता दूसरे बच्चे पे जो लात घूसों की तरह बात करते थे, हमेशा चिल्ला के बोलते थे और पिटाई होती थी, स्कूल में भी जाके बोल के आ जाते हैं कि इतना ठोकना, इसको इतना पीटना कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो बच्चा माता पिता की सेवा करता है, वही बच्चा सेवा करता है, मैं बता दूं आपको। तो लाड़ प्यार भी होना चाहिए और समय समय पे डांट फटकार भी होनी चाहिए, ये भारतीय माता पिताओं के संस्कार हैं। अब देखो ना, पहले हमारी तो फूट उखाई हुई है, बहुत पिटाई हुई है, हमारे पिताजी ऐसे सूटते थे पूछो मत पकड़ के, और घर से मारते हुए ले जाते थे स्कूल तक, और स्कूल में टीचर को बोलते थे, गुरुजी को बोलते थे, हड्डियां दे देना इसकी, सब कुछ तोड़ देना इसका, हड्डियां दे देना, है ना? देखो समय पीछे जाओ, इतनी टुकाई होती थी, हमारे माता पिता कितना ठोकते थे, बड़े भाई बहन कितना मारते थे। मैं तो घर में सबसे छोटा था, 5 बहन भाइयों में, तो सब सारी गुस्सा मेरी पे निकलते थे सब लोग,
पिताजी बड़े भाई को डांटते थे, बड़ा छोटे को डांटता था, छोटा वो दीदी को डांटते थे, या दीदी छोटी वाली दीदी को डांटती थी, और सब मिलके फिर मेरे को डांटते थे। और एक हमारे घर में कुत्ता था, मैं उसमें गुस्सा उतारता था, फिर क्या करूं फिर, यही तो था। कहाँ गुस्सा उतरता है, नीचे जाकर उतरता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा करेंगे मिलके, बहुत बहुत अनोखा करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और 2025 तक मैं गारंटी देता हूँ, जो आज इस स्क्रीन पे है ना 87, 17 तो चले गए, मतलब 17 क्या 13 तो चले, 13 लोग तो चले गए, वो फोटो देखने वाले, फोटो देखने आए थे, तो वो फोटो देख के चले गए 13 लोग तो, लेकिन 87 है अभी। मैं सही बता रहा हूँ, आपने हर एक बात को अगर ध्यान से ले लिया, ध्यान में ले लिया, और अदरवाइज ना लेके एडवाइज ले लिया, मेरी बात को ध्यान से समझना, अदरवाइज और एडवाइज दो चीजें होती हैं। आप मेरी बातों को या किसी की भी बातों को दो तरीके से ले सकते हैं, अपने माता पिता की बातों को भी दो तरीके से ले सकते हैं, एडवाइज और अदरवाइज। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस तरीके से उन बातों को लेते हैं। तो ठीक मेरी बातों को भी आप दो तरीके से ले सकते हैं, अदरवाइज भी ले सकते हैं और एडवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन एडवाइज लेने वाले वही लोग होते हैं जो 25% वाले होते हैं, बाकी 75% लोग अदरवाइज लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो कामयाब नहीं होते हैं। सो आई होप कि आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग बहुत आगे जाएंगे, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि 2025 जब आए तो ये जो 88 लोग हैं, एक और एंट्री हो गया अभी, 88 जो लोग हैं, 88 लोग हैं, 1 लाख रुपए से कम की इनकम इनके घर में नहीं जानी चाहिए 2025 तक। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने सिस्टम फॉलो किया और हर बात को आपने सीखने के लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2025 में 88 लोगों की तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। इनमें से बहुत से लोग 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे, बहुत से लोग 3 लाख रुपए, बहुत से लोग 1.5 लाख रुपए, बहुत से लोग 1.25 लाख रुपए, और बाकी सब लोग 1 लाख रुपए पे होंगे। लेकिन कौन होंगे वो वही होंगे जो हर बात को एडवाइस लेंगे, जो हर बात को सिस्टम में लेंगे और हर बात को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, 10:15 बज चुके हैं, आपको सोने की देरी होगी। आज बहुत मन से बात करने के लिए आया था, गेट टुगेदर करने के लिए आया था।